नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोज में क्रांतिकारी आंदोलनों को समाप्त किया था। अपने अगली कड़ी में हमने वामपंथी आंदोलन को उठाया है। वामपंथी आंदोलन के अंतर्गत हमें इतनी सारी चीजों को समझना है। विश्व पटल पर किस तरह से वामपंथ का उदय होता है उसके बारे में, इसके बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करना है। इसके पश्चात कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य छोटी वामपंथी पार्टियों के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम परिचय करते हैं वामपंथ का। वामपंथ क्या चीज होता है? आप जानते हैं, आर्थिक आधार पर हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग गरीब है तो एक वर्ग अमीर है। वामपंथियों की भाषा में कहें तो एक वर्ग शोषक है और एक वर्ग शोषित है। यानी हमारे समाज के सभी वर्ग बराबर नहीं है, सबके पास बराबर संसाधन नहीं है। किसी के पास संसाधन ज्यादा है तो किसी के पास संसाधन कम है। तो ऐसे लोग जो इन सारे वर्गों को एक बराबर करना चाहते हैं, यानी नीचे वालों को ऊपर उठाकर लाना चाहते हैं और ऊपर वालों को थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं, सबको एक लेवल में रखना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों को वामपंथी या लेफ्टिस्ट कहा जाता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह में पूरा जो सिस्टम है समाज का गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति राजा नहीं होगा और दूसरा प्रजा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? अगर हर व्यक्ति मालिक बन जाएगा तो रिक्शा कौन चलाएगा? हर आदमी अमीर हो जाएगा तो मजदूरी कौन करेगा? ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को दक्षिणपंथी या राइटिस्ट कहा जाता है। आपने मूवी में भी देखा होगा, सुपर 30 में, किस तरह से आनंद सर जो हैं गरीबों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, यानी उनके हक की बात करते हैं। तो ऐसी ही विचारधारा होती है वामपंथियों की। लेकिन दूसरी तरफ एक सोसाइटी के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि गरीबों को हमें नहीं पढ़ाना है, हमें अमीरों को ही पढ़ाना, उनसे पैसे प्राप्त करना है। तो ऐसी विचारधारा जो गरीब को गरीब रखना चाहती है, इस विचारधारा को दक्षिणपंथी कहा जाता है। और ऐसी विचारधारा जो गरीबों को ऊपर उठाकर लाना चाहती है, ऐसी विचारधारा को वामपंथी कहा जाता है। वामपंथ के बारे में और अच्छी तरह समझते हैं। वामपंथ जो शब्द आया है, कहाँ से आया है? तो वाम का मतलब होता है बायां और दक्षिण का मतलब होता है दायां। होता ये था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां की जो स्टेट जनरल थी, जो वहां की संसद हुआ करती थी, संसद में जो राजा होता था, राजा के दाईं ओर जो लोग बैठते थे, तो दाएं का मतलब राजा के दक्षिण में, दाएं का मतलब दक्षिण होता है, और राजा के कुछ लोग बाएं बैठते थे, यानी वाम दिशा में बैठते थे। तो जो लोग राजा के दाईं ओर बैठा करते थे वो राजा के समर्थक हुआ करते थे प्रायः, और राजा की जो भी नीतियां होती थी उनका सम्मान करते थे और ऐसा मानते थे कि राजा की सारी नीतियां सही है। जबकि राजा के बाईं ओर जो लोग बैठते थे वो राजा की नीतियों से खुश नहीं थे और राजा को हटा करके वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। ऐसे लोग राजा के बाईं ओर बैठते थे, इसलिए इनको बाएं से बना वाम और वाम से बना वामपंथी, इधर दक्षिण यानी दायां और दाएं से बना दक्षिणपंथी। इन्हीं को वहां की लैंग्वेज में राइट में बैठते थे तो राइटिस्ट कहा जाता था, और ये लेफ्ट में बैठते थे इनको लेफ्टिस्ट कहा जाता था। इस तरह से कोई आपसे पूछे कि वामपंथी जो शब्द आया है या लेफ्टिस्ट जो शब्द आया है कहाँ से आया है, तो आपको बताना है फ्रांस से आया है। इसी तरह से इंग्लैंड में आप जाएंगे तो इंग्लैंड में वामपंथियों को विग कहा जाता था या हुइग कहा जाता था। लेफ्टिस्ट को वहां पर क्या कहा जाता था? व्हिग कहा जाता था। इनको व्हिग कहा जाता था इंग्लैंड में, और इनको टोरी कहा जाता था। जो राजा का सपोर्ट करते थे उनको टोरी कहा जाता था। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, सब पूछे जाते हैं। इसी तरह से आप भारत में आएंगे, भारत में चोल पीरियड में, दक्षिण भारत में जब चोल काल चलता है, वहां पर राजा के जो समर्थक होते थे उनको वेलंगय कहा जाता था। यानी राजा के दाईं ओर जो बैठते थे समर्थक, उनको वेलंगय कहा जाता था, और जो राजा के बाईं ओर बैठते थे उनको इडगय कहा जाता था। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। जो लोग दाएं ओर बैठते थे राजा को समर्थक होते थे, जो बाएं बैठते थे वो उसके विरोधी होते थे। और ये शब्द अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग जगहों पर इनके शब्द बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब वामपंथ की हम बात करते हैं। अभी हम दक्षिणपंथी को यहाँ पर छोड़ते हैं क्योंकि हमने चैप्टर उठाया है वामपंथ, इसलिए वामपंथ में हम समझेंगे। वामपंथ के अंदर भी दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, इसमें भी दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। चलिए दोनों विचारधाराओं को समझते हैं। एक विचारधारा समाजवाद है और दूसरी साम्यवाद है। इन शब्दों को आप अक्सर सुनते होंगे और इनमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक टीचर है ये और एक टीचर है ये दो टीचर हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए इनको कहा जाता है
इनमें से ये जो टीचर हैं यानी दक्षिणपंथी जो विचारधारा वाले हैं वो टीचर हैं, वो बहुत ही अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा नर्म हैं और बच्चे को खिला-विला के पढ़ाते हैं। लेकिन जो ये हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा सख्त टीचर हैं, डाँटते हैं और टाइट रहते हैं थोड़ा-सा। अब इनको भी यानी ये जो टीचर हैं सख्त रहते हैं, इन सख्त रहने वाले टीचर को भी हमने 2 भागों में बाँट दिया है। यहाँ पर समाजवाद का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि एक ऐसा टीचर जो बच्चे को डाँट करके समझा देता है, यानी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता, उस छड़ी नहीं उठाता है, डाँटता है और डाँट करके उसको समझाता है, उसको पढ़ाता है। लेकिन साम्यवाद एक ऐसा टीचर है जो डाँटता ही नहीं है, मतलब उसके लिए स्टिक भी उठाता है, उसकी पिटाई भी जम के करता है और उसको समझाता है। यानी आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि वामपंथ के अंतर्गत दोनों विचारधाराएं कैसी हैं, डाँटने वाली हैं, यानी थोड़ी सी टाइट रहती हैं, स्टूडेंट के प्रति थोड़ी टाइट रहती हैं। ये जो है क्या करता है, डाँटता तो है लेकिन डाँट बस के काम चलाता है। ये डाँटने के साथ-साथ उसकी पिटाई भी करता है। आपको सीधी सी बात समझ में आ रही होगी कि दोनों ही विचारधाराएँ समाज में परिवर्तन चाहती हैं, लेकिन साम्यवाद जो है, कम्युनिज़्म जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहीं समाजवाद थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। और यही कारण है कि भारत में जो संविधान है, उस संविधान ने समाजवाद को अपनाया है, ना कि साम्यवाद को। क्योंकि साम्यवाद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और आप जानते हैं समाज में दोनों की आवश्यकता होती है, पूंजीपति वर्ग की भी आवश्यकता होती है और श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ श्रमिक से हम काम नहीं चला सकते, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं और सिर्फ पूंजीपति से भी हम अपने काम को नहीं चला सकते हैं। तो समाजवाद दोनों के हित की बात करता है, वहीं साम्यवाद की समस्या ये सिर्फ मजदूरों के हित की बात करता है और पूंजीपतियों को भगाने की बात करता है। तो चलिए और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। समाजवाद कहता है प्रत्येक से उसकी क्षमतानुसार कार्य लिया जाए। यह भी कहता है कि प्रत्येक से उसकी क्षमतानुसार कार्य लिया जाए। हमारे अंदर कैपेसिटी 10 घंटे काम करने की, तो हमसे 10 घंटे काम लिया जाए, ये भी कहता है, अच्छी बात है। लेकिन ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, प्रत्येक को उसके कार्यानुसार वेतन दिया जाए। यानी अगर हमने 10 घंटे काम किया है तो हमको 10 घंटे का वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात उल्टा हो जाती है। साम्यवाद कहता है प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार वेतन दिया जाए। आवश्यकतानुसार वेतन का मतलब ये है, अगर हमने 10 घंटे काम किया है और हम घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, अगर दिन भर की मजदूरी बनती है 500 रुपए, तो हमें 100 रुपए ही दे दिए जाए, बाकी 400 रुपए देने की आवश्यकता नहीं। वहीं एक दूसरा आदमी है, उसका परिवार बड़ा है, उसने भले ही 2 घंटे काम किया हो, तो उसको परिवार उसका बड़ा, घर में शादी है, तो उसको हमारे 400 रुपए काट के उसको दे दिए जाए। इस तरह का सिस्टम ये कहता है और यही सिस्टम सबसे बेकार सिस्टम लग रहा है हमको। इस तरह में क्या होगा कि जो दूसरा आदमी है उसको काम ना करने की आदत पड़ जाएगी या कम काम करने की आदत पड़ जाएगी और इस तरह से जो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है वो हतोत्साहित हो जाएगा। इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक नहीं लगता है, वहीं समाजवाद ज़्यादा व्यवहारिक लगता है जीवन में। तीसरे नंबर पर राज्य की सहायता से शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक असमानता को दूर किया जाए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, राज्य की सहायता से। जिस तरह से हमारे देश में सरकार चलती है और सरकार क्या करती है, तमाम प्रकार के कार्यक्रम लाती है। जैसे आप देख लेते हैं कोटे में अनाज मिलता है, जैसे आप देखते हैं आपको सरकारी अस्पताल निःशुल्क आपका इलाज करता है, जैसे आप देखते हैं कि आपको सरकार की तरफ से विधवा पेंशन है या तमाम सारे घर बने हुए आपको कॉलोनियाँ मिलती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये समाजवाद ही तो है। सरकार आपकी सहायता करती है और धीरे-धीरे शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक असमानता को दूर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जब से देश में संविधान लागू हुआ है, तब से सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो वर्ग ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स आरोपित किया जाता है और जो वर्ग कम कमाता है उसको सरकार मदद करती है। उच्च वर्ग के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाकर उससे पैसे प्राप्त किए जाते हैं और उन्हीं को अस्पताल, विद्यालय और कॉलोनी, दवा, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से गरीब के ऊपर खर्च किया जाता है। यही चीज़ क्या है, समाजवाद है। यानी इसमें राज्य की आवश्यकता होगी, राज्य की सहायता से काम होंगे। वहीं आप साम्यवाद में जाएंगे, राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, यानी वो सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। कहते हैं सरकार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोग स्वयं से अपनी सरकार सब सिस्टम चला लेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि शोषक वर्गों को प्रश्रय सरकार ही देती है। सरकार अपने लाभ के लिए शोषक वर्गों को आश्रय देती है और शोषक वर्ग और सरकार मिलकर के जनता को शोषित करते हैं, लूटते हैं। इनका एक और सिद्धांत है कि ये शोषक वर्ग जो होता है समाज में, हमेशा इनकी संख्या कम होती है और जो शोषित होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें, यानी जो शोषित वर्ग है उनको अपने हाथ उठाने चाहिए और हिंसक संघर्ष के द्वारा इनको यहाँ से मार भगाना चाहिए और उनकी संपत्ति को छीन करके
आपस में बांट करके सामाजिक आर्थिक समानता लानी चाहिए। तो अगर हम कंपैरिजन करें समाजवाद और साम्यवाद में, तो हमें समाजवाद कहीं ज्यादा व्यवहारिक और तर्कसंगत प्रतीत होता है, और यही कारण है कि आपने अपने पिछले वीडियो में क्रांतिकारियों को भी समाजवाद से काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए देखा है। चाहे आप देख लीजिए भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे, नेहरू भी प्रभावित थे, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और यही कारण था कि समाजवाद को भारतीय संविधान में जगह दी जाती है और यह हमारी सेवा आज भी कर रहा है। बात करते हैं साम्यवाद सबसे पहली बार विश्व पटल पर कैसे आया या किस व्यक्ति ने इसकी विचारधारा को रखा था। तो 1848 में कार्ल हेनरिक मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स हैं, जर्मनी के हैं, एवं इनके दोस्त हैं फ्रेडरिक एंजल, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कभी कभी कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो भी इसको कह दिया जाता है, प्रकाशित किया, जिसमें साम्यवाद शब्द का विस्तार से इन्होंने विवेचन किया। साम्यवाद क्या चीज है इसका इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है विधिवत तरीके से। इन्होंने जो अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो में ही इन्होंने 3 चरण बताए हुए हैं। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि जल्द ही किसी पूंजीवादी राष्ट्र में एक क्रांति होने वाली है और इस क्रांति का नेतृत्व मजदूरों का एक नेता करेगा और जल्दी ही वो लोग पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता पलट कर देंगे और वहां के संसाधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऐसी विचारधारा इन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है और इनकी ये जो विचारधारा है, ये इनकी जो भविष्यवाणी है वो जल्दी ही सच हो जाती है। 1917 में रूस में जारशाही व्यवस्था से परेशान होकर के वहां पर लेनिन के नेतृत्व में तख्ता पलट कर दिया जाता है और लेनिन के बाद उसका नेतृत्व करता है स्टालिन, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और जल्द ही यह विचारधारा रूस के बगल में चाइना तक पहुंचेगी और चाइना में माओ त्से तुंग माओवादी विचारधारा लेकर आएगा। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को हेनरिक मार्क्स के अलावा यानी उनके और किस मित्र ने उनकी मदद की थी इस काम में, तो आपको फ्रेडरिक एंजल का नाम बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने किताब लिखी 1867 में दास कैपिटल, और इसको शुद्ध कहेंगे इंग्लिश में द कैपिटल कहेंगे, हिंदी में इसको पूंजी कहा जाएगा। मार्क्स की मृत्यु के बाद इन्हीं ने, एंजल महोदय ने इसको प्रकाशित किया था। तो मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर के, मार्क्स की विचारधारा को लेकर के लेनिन यही व्यक्ति था जिसने रूस में तख्ता पलट कर दिया था। तो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नामक एक संस्था की स्थापना करेगा, एक अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन होगा जो पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता है, यानी ये चाहता है कि पूरे दुनिया को हम साम्यवादी बना देंगे। इसकी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने 1915 में की थी। 1919 से 1934 तक इसके कुल 7 सम्मेलन हुए। बाद में जोसेफ स्टालिन आएंगे और स्टालिन 1943 में इसको समाप्त कर देंगे। क्योंकि हमारे देश में होने वाले जितने भी वामपंथी आंदोलन हैं उनके तार सीधे तौर पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नामक संस्था से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इस बैकग्राउंड को आपको बताना बहुत जरूरी था। बात करते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की। 1919 में मानवेंद्र नाथ राय, ये मानवेंद्र नाथ राय, इनको शॉर्ट में एमएन रॉय कहा जाता है। एमएन रॉय जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बन गए। आपने अभी जाना 1919 में इसकी पहली मीटिंग की जाती है। 1915 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को स्थापित किया जाता है लेनिन के द्वारा। लेनिन इनको निमंत्रण देते हैं। 1919 में भारत से जाते हैं मॉस्को और लेनिन से मुलाकात करते हैं, वहां पर इसके सदस्य बनते हैं। इस तरह से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको एमएन रॉय का नाम बताना है। प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये आपके लेनिन हैं और ये आपके एमएन रॉय हैं, उस समय वहां पर उपस्थित थे। 1920 में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होता है, यानी दूसरी मीटिंग होती है इसकी, और इसमें भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इसके प्रतिनिधित्व करने के परिणाम स्वरूप इन्होंने 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। ताशकंद आप जानते हैं, वर्तमान में ताशकंद उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, या कह सकते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उज्बेकिस्तान उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में ये वहां से अलग हो जाता है, स्वतंत्र होता है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यूएसएसआर में यानी वर्तमान रूस में इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय ने कब और कहां पर की थी? 1922 में अवनी मुखर्जी की सहायता से इन्होंने बर्लिन में इंडिया इन ट्रांजिशन, भारत का बदलता स्वरूप नामक पत्र निकाला था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एम एन रॉय की विचारधारा थी कि वो भारत में किसी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाएं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर कम्युनिस्ट ग्रुपों की स्थापना की। उन ग्रुपों के बारे में चलिए बात करते हैं। ये 4 यहाँ पर ग्रुप हमें समझना है अच्छी तरह से। कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद व काजी नजरुल इस्लाम ने इस कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथों में ली थी। ये काजी नजरुल इस्लाम है और इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता है। हिंदी में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह से बंबई में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे, S.A. डांगे भी इनको शॉर्ट में कहा जाता है। इन्होंने कार्यक्रम की कमान अपने हाथों में संभाली और एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, गांधी बनाम लेनिन। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? S.A. डांगे आपको बताना है। दूसरी तरफ मद्रास में सिंगारवेली चेट्टियार नामक एक व्यक्ति हैं, ये उनकी तस्वीर है। इन्होंने बागडोर संभाली और इन्होंने लेबर किसान पार्टी 1923 में स्थापित की थी। सिंगारवेली चेट्टियार के बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे या 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, ये मजदूर दिवस 1889 से प्रारंभ होता है पूरे विश्व में। 1889 में एक घटना होती है कि हर कार्यकर्ता को 8 घंटे काम निश्चित कर दिया जाता है, यानी अब कोई वर्कर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, ये उनको अधिकार मिल जाता है। तो 1889 में 1 मई से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन ये कार्यक्रम भारत में कब से मनाया गया? तो भारत में इस कार्यक्रम को सबसे पहली बार 1 मई 1923 को आयोजित किया जाता है और इसको आयोजित करने के पीछे किसका हाथ था? तो सिंगारवेली चेट्टियार का हाथ था। भारत में सबसे पहली बार मई दिवस का आयोजन किस व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है? आपको सिंगारवेली चेट्टियार का नाम बताना है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, CPI की। पीछे भी हमने यही नाम देखा था और यहाँ पर भी हम यही नाम देख रहे हैं। आपको बता दें, वो जो स्थापित हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो विदेश में हुई थी, उसका कहीं आता पता नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी है आज भी हमारे देश में प्रचलित है। इसके बारे में बात करते हैं। 1 सितंबर 1924 को सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने कानपुर में इस पार्टी की स्थापना की भारतीय साम्यवादी दल के रूप में, और इन्होंने कहा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यानी ये लोग कह रहे हैं कि पीछे जो भी पार्टी स्थापित की गई वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कहने पर चलती है, जैसा वो मत रखते हैं उन्हीं की बात को मानती है, उन्हीं की जी हुजूरी करती है, और हमारा इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई सरोकार नहीं है। आगे चल करके इन्होंने 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पक्षधरों में मतभेद हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। एक तरफ ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का विरोध करते थे। दोनों के बीच में विवाद हो गया और मतभेद होने के पश्चात जो राष्ट्रवादी लोग थे, यानी जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का विरोध करने वाले लोग थे, उनकी संख्या कम थी। उनके साथ सत्यभक्त और कुछ ही लोग थे। बाकी जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के समर्थक थे, उनकी संख्या ज्यादा थी और इस वजह से इन लोगों ने राष्ट्रवादियों को अपदस्थ कर लिया, यानी सत्यभक्त को हटा करके इनकी पार्टी को अपने अधिकार में ले लिया जाता है और 16 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। कानपुर से इसका मुख्यालय हटा करके बंबई कर दिया जाता है। ये उसका लोगो है, आप देख सकते हैं, हैमर एंड सिकल। हैमर ये हथौड़ा है, हथौड़ा मुख्य रूप से मजदूरों को सूचित करता है, और सिकल ये आपका हंसिया है जो मुख्य रूप से किसानों को प्रदर्शित करता है। तो किसानों की और मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाली ये पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे चलकर इसका भी विभाजन हो जाएगा 1964 को और ये मार्क्सवादी यानी माकपा हो जाएगी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाएगी। इसमें स्टार बना हुआ है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है माकपा का, और ये CPI का प्रतीक चिन्ह है। बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी दल, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इसकी स्थापना 1934 को मुंबई में की जाती है। इस संस्थापक नरेंद्र देव आपके हो जाएंगे और जयप्रकाश नारायण, JP नारायण हो जाएंगे। इसका सपोर्ट किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो ऐसे बड़े लीडर थे जो नवयुवक थे और समाजवादी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट करने के कारण नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाई जिसको कांग्रेस समाजवादी दल कहा जाता है। जानते हैं 1934 के आसपास की बात है और इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल थे।
1939 में बाद में वहां से इस्तीफा दे देंगे। किस वजह से इस पार्टी को स्थापित किया जाता है ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अंग के रूप में रहते हुए कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध करना, यानी कांग्रेस के अंग के रूप में काम करेगी और कांग्रेस कोई भी जब काम करेगी तो वो काम समाजवादी ढंग से किया जाए, इस बात के लिए ये पार्टी उसको बार बार पिंच करती रहेगी या प्रेरित करती रहेगी। एक प्रश्न यहां से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कांग्रेस ने अपना उद्देश्य समाजवाद कब घोषित किया? आपको बताना है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का उद्देश्य समाजवाद घोषित किया था। आपको ध्यान रखना है 1934 में स्थापना की जाती है कांग्रेस समाजवादी दल की, और इसी से प्रेरित होकर के 2 साल बाद 1936 में इस काम को किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट मैं समाजवादी हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसका है, आपको नेहरू का नाम बताना है। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूस के उपग्रह समाजवादी लोग साम्यवादियों को कहकर पुकारते थे। क्यों रूस के उपग्रह कहते थे? क्योंकि जिस तरह से रूस चलता था, जिस तरह से काम करता था, उसी तरह से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के इशारे पर साम्यवादी भी चलते थे। इसी वजह से समाजवादी इन लोगों को रूस के उपग्रह की संज्ञा देते थे। बम्बई मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। होता यह है कि कांग्रेस का लक्ष्य जब समाजवाद घोषित कर दिया जाता है, इस बात से नाराज होकर तमाम सारे उद्योगपति विरोध करते हैं। 1936 को ही बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर कर इस मैनिफेस्टो को जारी किया, और इस मैनिफेस्टो का उद्देश्य जो था समाजवादी आदर्शों का विरोध करना था। इसी तरह से कुछ अन्य वामपंथी दल हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, भारत में स्थापित किए जाते हैं। कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. रॉय के द्वारा स्थापित किया जाता है बंगाल में 1940 को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। इस तरह से वामपंथी आंदोलन यहाँ से समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरलों की बात करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।